हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम टारगेट ग्रुप के इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैसे सभी छात्र के लिए जो लोग बिहार से डीसीसी का एग्जाम दिए हैं, जिससे जिन छात्रों का इच्छा है कि हम डीसीसी एग्जाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप कर देते हैं कि चलो कहीं पास कर जाएंगे, लेकिन वैसे छात्र जो सिर्फ सोचते हैं कि हम डीसीसी एग्जामिनेशन को पास करें और पास करने के बाद बिहार के टॉप कॉलेज में नामांकन लेने के लिए कितना रैंक आएगा। तो अभी हमारे साथ जो देख रहे हैं ये विष्णु कुमार जो है ये बिहार के टॉप कॉलेज में डीसीसी एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के बाद इनका नामांकन हुआ और नामांकन होने के बाद ये अपने कोर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि ये डीसीसी एग्जाम को पास करने के लिए कितना रैंक आना चाहिए जिसमें हम जो है वो अच्छे कॉलेज में नामांकन ले पाएंगे और बिहार के टॉप कॉलेज कौन सा है। क्योंकि यहाँ पे इनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ था कि इन्हें कुछ जानकारी के अभाव में इनको मुजफ्फरपुर कॉलेज मिला, नहीं तो इन्हें पटना कॉलेज भी मिल सकता था। और कितना रैंक पे आप पास होते हैं, ठीक है, कितना रैंक पे आपको कौन सा ब्रांच मिलता है, वो ब्रांच को करके आप आगे कैसे जॉब पाइएगा, उस जॉब जो ब्रांच से करी सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्रांच का चुनाव। तो आज हम इनसे जानेंगे, फिर आगे बताएंगे कि ब्रांच का चुनाव कैसे करेंगे। तो चलिए हमारे साथ जो उपस्थित है, सबसे पहले आप लोग हम इधर बताइएगा कि हमारे जो दर्शक हैं इन्हें कि आपका क्या नाम हुआ और आप ये डीसीसी एग्जाम को कब क्वालिफाइड किए और कहाँ पे आपका नामांकन हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विष्णु देव कुमार है। मैंने 2018 में डीसीसी का एग्जाम क्वालिफाई किया था। उसमें मेरा रैंक जनरल में आया था, लगभग 4000 लगभग में आया था, और मेरा जो कास्ट है उसमें आया था ओबीसी में लगभग 2000। जिसके बाद मैंने पटना कॉलेज में सोचा था, लेकिन किसी कारणवश नहीं हो पाया। उसका मेरा एडमिशन मुजफ्फरपुर कॉलेज हुआ, जो बिहार का सेकेंड टॉप कॉलेज, सेकेंड रैंक में आता है। उसमें क्लास भी बहुत अच्छा चलता है और पटना में तो चलता ही है। मतलब कि बिहार का टॉप कॉलेज कौन है? पटना। और सेकेंड स्थान पे मुजफ्फरपुर आता है। तो आप मुजफ्फरपुर से पॉलिटेक्निक किए जी। आपका वहाँ पे ब्रांच कौन सा था? मेरा वहाँ ब्रांच था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जिसमें 18 से 21 साल में मैंने 18 से 21 सेशन में क्वालिफाई किया था और अच्छा नंबर से क्वालिफाई किया था। कॉलेज भी अच्छा है और नंबर भी अच्छा। तो आप बता सकते हैं कि हमारे छात्र को कि ये डीसीसी एग्जाम में जनरल में कितना रैंक आएगा तो इनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है? गवर्नमेंट कॉलेज जनरल में लाने के लिए कम से कम 3000 के अंदर में ही लाना पड़ेगा, तो उसके बाद ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। उससे ज़्यादा में जो रिजर्वेशन में आइएगा तो उससे ज़्यादा रैंक रहेगा तो मिल सकता है। जैसे मेरा भी हुआ था 4000 ज़्यादा रैंक, 4000 लगभग रैंक था, और मेरा जो कास्ट में आया था रिजर्वेशन में, जिसकी वजह से मेरा मुजफ्फरपुर कॉलेज मिला था। और उसमें मेरा जो फर्स्ट चॉइस था इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसी से मैंने डिप्लोमा किया और अच्छे से पास भी किया। अच्छा, तो मतलब आप जो ओबीसी में अगर आप हैं तो 2000 रैंक आता है तो आपका नामांकन हो सकता है कॉलेज में और अच्छा ब्रांच मिल सकता है। तो जी हाँ, अगर आप लोगों ने एग्जाम दे करके आप लोग आए और अगर आप लोग का रैंक 2000 के करीब में ओबीसी में आता है, अगर एससी वगैरह में है तो थोड़ा कम भी आएगा, तो भी इनका नामांकन हो जाएगा। तो ओबीसी वालों को बता दें कि आपका 2000 तक रैंक आता है तो आपका नामांकन हो जाएगा। वही बता सकते हैं थोड़ा सा कि जनरल वालों के लिए कितना रैंक चाहिए? जनरल वालों के लिए जैसा कि मैंने बताया इससे पहले कि 3000 रैंक चाहिए सरकारी कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, क्योंकि उससे ऊपर में नहीं हो पाता है, उससे प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ता है। अच्छा, सीट ज्यादा नहीं है बिहार में, जिसकी वजह से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो रैंक के बारे में हम यहाँ से जाने कि कम से कम जनरल में है तो 3000 के अंदर में अगर आपका रैंक आ जाता है तो आपका नामांकन 100% सिक्योर हो गया कि नामांकन होगा ही। वहीं पे ओबीसी में अगर आप आते हैं तो ओबीसी के लिए आपको जो है वो 2000 रैंक होना चाहिए। अगर एससी वगैरह में है तो यहाँ पे 1800, 1600, 1800, 1500 के अंदर में है तो आप सिक्योर है, लेकिन 1600, 1700, 18 में है तो वहां पे थोड़ा सा अनसिक्योर है, लेकिन आपका एडमिशन हो जाएगा अच्छे कॉलेज में। तो सबसे अच्छा कॉलेज जो है वो पटना का कॉलेज है और सेकेंड स्थान पे जो आता है वह हमारा मुजफ्फरपुर। तो उस कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो कॉलेज है जहां से आपने किया, उस कॉलेज का कहाँ पे है? तो कॉलेज जस्ट स्टेशन के बगल में, मुजफ्फरपुर जंक्शन है उसके जस्ट बगल में पड़ता है। वो लेफ्ट साइड में पड़ जाता है और जस्ट वहीं पे बड़ा सा हॉस्टल भी बन गया। कॉलेज इधर नया बना है तो बहुत बड़ा बिल्डिंग उसका बना है और कॉलेज बहुत अच्छा है। मुजफ्फरपुर कॉलेज नंबर भी देता है और बहुत बेस्ट कॉलेज है। पटना का सेकंड रैंक आता है, उसमें क्लास भी चलता है, बहुत अच्छा क्लास चलता है। उसके क्लास करने के बाद अब ये अलग से क्लास करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी स्टूडेंट कोचिंग करते हैं वहाँ पे। जो कोचिंग करने वाले वो अपना बिजनेस भी करते हैं कोचिंग के बहाने। चलिए, तो एक चीज आप बता सकते हैं कि अगर ये लोग
गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेकर के अगर कहीं कोचिंग नहीं जाए, सिर्फ कॉलेज से ही पढ़ाई करके अच्छा रैंक ला सकते हैं, हाँ। अच्छा नंबर ला सकते हैं। अच्छा नंबर बिल्कुल ला सकते हैं, उसका सिलेबस फिक्स रहता है। पॉलिटेक्निक जब आप करने जाइएगा तो वहाँ का सिलेबस फिक्स रहता है, उतना ही से क्वेश्चन भी आता है, और क्वेश्चन जो होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। आप अगर इंग्लिश में लिखिएगा तो बेहतर मार्क्स पाइएगा, हिंदी में थोड़ा नुकसान होता है, जो कम नंबर मिलता है। तो आपसे एक क्वेश्चन कि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, फिर हम हिंदी लिखते हैं तो हमारा मार्क्स कम सकता है और इंग्लिश लिखते हैं तो ज्यादा आ सकता है, इसका वजह थोड़ा बता इसका सकते हैं? रीजन ये हो जाता है कि हिंदी जो होता है, जो हिंदी में वर्ड भी ऐसा आता है जो समझने में, हम लोग जनरल हिंदी यूज करते हैं वैसा हिंदी तो समझ लेते हैं, लेकिन जो हम लोग का जो टेक्निकल हिंदी होता है ना, उसका जो टेक्निकल इंग्लिश वर्ड होता है उसका हिंदी ना बहुत ही अलग होता है, जिसके कारण उनको समझने में दिक्कत होता है एग्जामिनर को। अच्छा, सिंपल सा फंडा है कि देखिए इंग्लिश लिखना आसान है, लेकिन हिंदी का कुछ ऐसा शब्द है जिस शब्द को लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और वहां पे कुछ गलती कर बैठते हैं जिस वजह से नंबर कम आता है। ऐसे आप हिंदी लिखे या इंग्लिश लिखे यह कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा गलत ज्यादा हो जाता है शब्द, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, एग्जाम में इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। क्या हिंदी में बुक अवेलेबल होता है मार्केट में? हिंदी में बुक अवेलेबल बहुत ही मुश्किल से होता भी है, तो उसमें एरर थोड़ा ज्यादा रहता है, लेकिन इंग्लिश उस इतना भी हार्ड लैंग्वेज उसका नहीं रहता जो आप नहीं समझ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग करने जा रहे हैं तो उतना तो इंग्लिश ठीक रहना ही चाहिए, तभी तो चलेगा, उतना समझ जाइएगा। आप हिंदी में लिखिए वहाँ जाकर, लेकिन इंग्लिश वाला बुक ज्यादा प्रेफर करिए। तो वही हम कि अगर आप इन लोगों का नामांकन हो जाता है तो नामांकन होने के बाद इन्हें अगर बगल से कोई कोचिंग वगैरह भी करना पड़ेगा या फिर ऐसे ही हो जाएगा? नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे अच्छा नंबर से पास हुए हैं, 80% से एबव नंबर लेके पास हुए हैं। 80% से एबव गवर्नमेंट कॉलेज में सोचिए बहुत अच्छा नंबर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में नंबर उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, प्राइवेट में तो पैसा लेके भी मतलब दे देते हैं नंबर, लेकिन वैसा गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं। गवर्नमेंट कॉलेज से उठाने के लिए 80% उठा सकते हैं आराम से आप नंबर, जितना मेहनत करेंगे उतना नंबर आएगा। तो अब आप बताइएगा कि वहां पे जब एडमिशन के समय रैंक आता है, रैंक के हिसाब से ब्रांच मिलता होगा? हाँ बिल्कुल, रैंक के हिसाब से ब्रांच मिलता है। जितना रैंक है, जैसे कि हमने पहले बताया कि अगर आपका SC में आता है अगर 1500 के रैंक में, तो उसमें सिविल ब्रांच मुजफ्फरपुर कॉलेज में आराम से मिल जाएगा, मिल भी जाता है। और पटना में भी लगभग 1000 के अंदर SC में आते हैं तो मिल जाता है। सर जी जैसा कि बताया था कि 1500 रैंक के अंदर मतलब कि अच्छा ब्रांच मिल जाएगा। सिविल ब्रांच जो टॉप ब्रांच होता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। सेकेंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वो भी मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आप मैकेनिकल को रख सकते हैं। फोर्थ नंबर कंप्यूटर कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। फिफ्थ नंबर पे आता है कंप्यूटर साइंस। गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से बोल रहे हैं, अगर प्राइवेट जॉब में जाएगा तो सबसे नंबर 1 पे आता है कंप्यूटर साइंस, और सेकेंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और थर्ड नंबर पे मैकेनिकल, उसके बाद बढ़ते जाता है। तो आपका कौन सा ब्रांच से एडमिशन हुआ था? मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच था, जो मेरा फर्स्ट चॉइस था, उसी से मैंने एडमिशन भी लिया था। मेरा उसमें इंटरेस्ट था, इसी वजह से। तो ये ब्रांच के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये ब्रांच लेने के लिए ले करके और बच्चे क्या कर सकते हैं, आगे कहाँ पे इसका डिमांड है, आपने क्यों लिया ये? मेरा तो शुरू से ही आती था कि मतलब कि जैसे देखते हैं गांव भर में मोबाइल इस सब का ज़्यादा यूज़ होता है, जिस वजह से मैंने सोचा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ऐसा है जिसमें मोबाइल के बारे में और ये कंप्यूटर के बारे में पार्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। इसकी वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिया था, और उससे अच्छी तरह से मैंने क्वालिफाई भी किया, अच्छा से पढ़ा भी, उसको अच्छा नंबर से पास हुआ। उसका मेरा सिलेक्शन भी हुआ था। वीवो कंपनी जो फोन बनाती है, बहुत सारा करती है, उस पार्ट बनाती है, उसमें मेरा इंजीनियरिंग JEE के तौर पर सिलेक्शन भी हुआ था, लेकिन मैंने कोई जॉब किया, उसके बाद मैंने रिजाइन मार के चलाया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट लगा था, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कुछ और आगे करना है, इस वजह से मैंने रिजाइन मार के वहां से आ गया। अच्छा, बड़ी बात, बड़ी खुशखबरी छात्रों के लिए कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर का जो कॉलेज है पॉलिटेक्निक कॉलेज, उस कॉलेज में जो है वो कैंपस की सुविधा होती है। कैंपस प्लेसमेंट इसमें, कैंपस प्लेसमेंट अच्छी है आपका। अच्छा। तो ये हमारे पास जो उपस्थित है हमारे सामने और आप लोगों के सामने भी जो उपस्थित है विष्णुदेव, इनका कैंपस प्लेसमेंट में इनका सिलेक्शन भी हो गया था मुजफ्फरपुर कॉलेज में। और वहां पे किन पोस्ट पे हुआ था? JEE के पोस्ट पे, जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे। और वह उस समय जो कंपनी आई थी वह कंपनी थी वीवो कंपनी, जो कि वीवो अच्छी मोबाइल बनाती है और इसका बैटरी भी बहुत चलता है। तो उस कंपनी में विष्णुदेव का सिलेक्शन भी हुआ था और उस कंपनी में आप गए थे जॉब करने? जॉब किए थे। जॉब करने के बाद जब वहाँ उसके बारे में कंपनी के बारे में जानकारी मैंने पूरा लिया, बहुत अच्छा से किया। वहाँ से बहुत सारे दोस्त थे, वहाँ मिले, उनसे दोस्ती भी। उसके बाद मैंने सोचा कुछ और अभी आया करना, इस वजह से मैंने रिजाइन मार के आया। लेकिन जॉब बहुत अच्छा था मेरा। जॉब छोड़ने का मतलब रीजन ये नहीं था कि जॉब खराब था। अच्छा, जॉब बहुत अच्छा था। लगभग पॉलिटेक्निक करने के बाद कितने सैलरी पे, प्राइवेट में कितने सैलरी पे बच्चों का जॉब प्लेसमेंट होता है?
प्राइवेट में जाइएगा तो बेसिक सैलरी तो अप्रॉक्स में मतलब वो इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह इंटरव्यू देते हैं, उससे आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता है। वहाँ जो HR होते हैं, हम लोग का हेड होता है जो लेते हैं इंटरव्यू, अगर आप अच्छा जवाब दिए तो अच्छा सैलरी मिल जाता है, लगभग 22-23 हज़ार रुपये मिल जाता है। बेसिक 8 घंटे के ही मिलते हैं उसमें। उसके बाद अगर आप और भी अच्छा कर लेते हैं तो मतलब ओवर टाइम भी उसमें चलता है, ओवर टाइम करते हैं तो बस वही लगभग 25-30 हज़ार रुपये आप कमा सकते हैं, आराम से कमाते हैं। आप कमाते भी उसमें बहुत सारे बंदे। उसके बाद आप अगर मान लीजिए अगर 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, दूसरा कंपनी में जाते हैं तो आपका बहुत अच्छा सैलरी मिलेगा। उसके बाद आप नहीं सोच सकते कितना मिलेगा। और दूसरा बात ये है कि मैंने किसी कंपनी का नाम इसलिए लिया, किसी भी कंपनी को प्रमोशन कर लिया, ऐसा कुछ मेरा आती नहीं था, इसलिए मैंने उसमें सिलेक्शन किया था। इसलिए सर की वजह से मेरा मतलब कि सर जो नाम लिए वो प्रमोशन या फिर अति प्रमोशन का मकसद मेरा नहीं था। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि विष्णुदेव का जो पहला सिलेक्शन, जीवन में जिन लोगों के लाइफ में कोई भी घटना पहली बार घटता है वो हमेशा याद रहता है, तो विष्णुदेव का पहला सिलेक्शन जो हुआ था वह वीवो कंपनी में हुआ था। ठीक है, इसलिए हम लोग उसका थोड़ा सा यहाँ पे नाम लिए हैं। तो अब आगे बताइएगा कि ये जो हमारे छात्र हैं, ये लोग को कौन सा ब्रांच लेना चाहिए? आप अगर गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो तो सीधी सीधी बात, आप सिविल इंजीनियर लीजिए, उसमें आप अच्छे से कीजिए और अच्छा नंबर लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा नंबर आ गया तो सेकंड सेमेस्टर आती कर दिए, क्योंकि उसमें जब आप फंसिएगा ना तो कैरी लेते हुए चला जाता है 6 सेमेस्टर तक। इसलिए अच्छी तरह से करना है, अच्छी तरह से पास भी करना है। हर एक सेमेस्टर को ऐसे लेना है जैसे मेरा फर्स्ट सेमेस्टर हो, अच्छा तो पास करना हो। और इन सभी लोगों को ये भी बताइए कि जब इन लोगों का जो है ये नहीं कि हमारा दोस्त ये ब्रांच लिया तो उसी ब्रांच में नामांकन ले लिया, ऐसा नहीं। इन लोगों का जिसमें हम थोड़ा सा बता देते हैं कि आप लोगों का जिस ब्रांच में दिलचस्पी है, जिस क्षेत्र में आपका मन लग रहा है, वही ब्रांच लेकर के और आप पढ़ाई करें और उसी में आगे बढ़े। ठीक है, उसी में आगे बढ़ते रहें। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम वगैरह आती है तो आप लोग कमेंट्स करके हमसे सवाल कर सकते हैं। मैं यहाँ से आप लोगों को उसका जो है सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, आपके हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करता रहूंगा। तो ये विष्णुदेव का था एक्सपीरियंस, जो कि एग्जामिनेशन DCC एग्जाम देकर के आए थे उस समय से लेकर के और कोर्स कंप्लीट करने तक का, और वहीं पे जॉब प्लेसमेंट भी इनका हुआ था जो कि वीवो कंपनी में। ठीक है, वहां पर जूनियर इंजीनियर के पद पे, और जिससे ये जो है विष्णुदेव ये वहां पर काम भी किए और काम करने के बाद जो है वहां से नॉलेज गेन किए। ठीक है, और इनका उद्देश्य है कुछ बड़ा करने का। तो आप बता सकते हैं कि आगे आप जो वो जॉब को छोड़ दिए, आपका उद्देश्य क्या है? लोग तो अभी इतना बेरोजगारी बढ़ गया है कि लोग 5 से 7, 8, 10 हजार पे काम करने के लिए लाइन कतार में लग जाते हैं। फिर आपने 22,000 का जॉब क्यों छोड़ा? मेरा एक ही मकसद है कि मैंने जब जॉब ज्वाइन किया था तो उससे प्लेसमेंट हुआ था, तो उससे पहले मैंने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मैंने एडमिशन ले लिया था, जिसमें मेरा मतलब मोटा पैसा लग गया था, जिसमें मेरा मेन मकसद था कि कुछ बड़ा करना है। इस वजह से मैंने एडमिशन भी लिया था। एडमिशन अगर मेरा खराब चला जाता, इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आगे भी पढ़ाई करूँ, इस वजह से मैंने वहाँ से रिजाइन मार के, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। आप लोग कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से मुश्किल था, इसलिए मैंने रिजाइन मार के वहाँ से आ गया। आपसे एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आगे आपका एम क्या है? थोड़ा सा अगर एम बता देते तो बेहतर होता। मेरा एम एक ही था कि मतलब कुछ लोग के लिए मतलब किसी एक पार्टिकुलर सर्विस में जाने का मेरा मन चेंज हो गया था डिप्लोमा करने के बाद। जब मैंने जॉब किया उसका इंटरेस्ट वहाँ से मतलब अच्छा खासा इंटरेस्टिंग के साथ जॉब किया, तो मैंने सोचा कि कुछ अपने अति के लिए अच्छे करूँ। इसके बाद मैंने अलग रास्ता चुन लिया, ये मतलब सिविल सर्विस की तरफ मेरा जाने का मेन मकसद था, इसके बाद मैंने। अच्छा, चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु। अगर और कुछ जानकारी आपके पास है तो आप यहाँ पे दे दीजिए बच्चे को, ताकि इन लोगों को आगे एडमिशन लेने में दिक्कत ना हो। और वहीं पे अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर आता है इन लोगों को नामांकन के समय, रिजल्ट आने के बाद, तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। हम फिर से ये विष्णुदेव जी को बुलाएंगे और ये आकर के और यहाँ से बताएंगे आप लोगों को कि क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को समाधान करने का कोशिश। मैंने एक आदि के जैसे सर ने बोला कि मैंने ब्रांच बारे में बता देता हूँ कौन कौन सा ब्रांच है। जैसे टॉप कॉलेज का मतलब कि टॉप ब्रांच है, मैंने गवर्नमेंट जॉब के हिसाब से ही बताऊंगा। प्राइवेट में तो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे फर्स्ट में आ जाता है CS, सेकेंड में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और थर्ड में आ जाता है मैकेनिकल, और ये इस बढ़ते घटते क्रम में जाता है। सबसे बेस्ट तरीका होता है सिविल इंजीनियरिंग होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा जॉब देता है, रेलवे देता है हर अथी में। गवर्नमेंट जॉब का जो सिविल ब्रांच है वो सबसे बेस्ट होता है। सेकेंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसमें जो भी बहुत अच्छा है, लेकिन सिविल की तुलना में इसमें गवर्नमेंट जॉब थोड़ा कम हो जाता है। और ये उसका आता है मैकेनिकल का तो खैर कुछ सालों से तो उसका थोड़ा हालत ज़्यादा खराब है, पर उसमें भी जॉब रहता है।
फोर्थ नंबर पे आता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और सबसे लास्ट में आता है CS कंप्यूटर साइंस आता है, जो सबसे कम जॉब देता है ये गवर्नमेंट जॉब। और सबसे अच्छा हम CS को ही मानते हैं, क्योंकि इसमें प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब मिलता है। प्राइवेट सेक्टर जॉब गवर्नमेंट सेक्टर का जॉब को कंपेयर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अच्छा मेहनती है ना तो प्राइवेट में जाएगा। प्राइवेट में जो सैलरी देगा, जो मेंटेनेंस देगा, जो अति देता है, वो गवर्नमेंट में उतना अच्छा से नहीं हो पाता। इसलिए आप प्राइवेट के सेक्टर में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कीजिए और CS से कीजिए, ये दोनों बेस्ट ब्रांच है। और विष्णुदेव, मेरा एक सलाह है कि बच्चे को कि ये अगर DCC एग्जाम दे करके आए हैं तो ये लोग एग्जाम के बाद इनके दिमाग में ये जरूर चलता हो कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो अगर रिजल्ट होने वाला है, आपको अगर ये लगता है, तो आप लोग जो है वो अपने घर से जो मैट्रिक इंटर वगैरह करने के बाद या फिर जो भी चीज में है, वो आगे थोड़ा सा निकलिए, ढूंढिए कॉलेज को, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, कोर्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, ब्रांच के बारे में जो है वो जानकारी इकट्ठा करिए और अच्छे कोर्स में नामांकन लीजिए। जो भी आपका मतलब मन है वही कोर्स में नामांकन लीजिए, है ना। एग्जाम दिए तो ये कोई जरूरी नहीं कि हम इसी में नामांकन ले लें, अगर इससे भी बेहतर हो, क्योंकि हमेशा हर व्यक्ति का चाहत होता है कि हमेशा बेहतर की तलाश करना, है ना। जैसे आपको जिस ब्रांच में इंटरेस्ट है, सब ब्रांच के बारे में 4-5 ब्रांच टॉप ब्रांच आता है, उसके बाद और बहुत सारा ब्रांच होता है उसके बारे में। मतलब मेरे कॉलेज में 5 ही ब्रांच था, जिस वजह से मैंने 5 ब्रांच के बारे में सब जानता हूँ। चलिए, एक और बड़ी बात कि मुजफ्फरपुर के जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उस कॉलेज में कितने ब्रांच है? मात्र 5 ब्रांच है, जिसमें सबसे नंबर 1 ब्रांच को मुजफ्फरपुर के लिए कौन है? सिविल इंजीनियरिंग। अच्छा, हर जगह के लिए सिविल इंजीनियरिंग है। और आपका कौन सा ट्रेड था? इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। तो ये ट्रेड से ये डिप्लोमा किए और करने के बाद आज जो है वो फिर आगे जो है किसमें दिलचस्पी रखते हैं? आगे सिविल सर्विसेज में इनका दिलचस्पी है। तो और कुछ अगर बताना चाहे तो बताइए, और नहीं तो कुछ और नेक्स्ट वीडियो में ब्रांच के बारे में डिटेल हो सकता है। अगर आपको कोई क्वेरी हो ब्रांच से रिलेटेड तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे कि कौन सा ब्रांच कितना आता है, कौन सा कॉलेज में कौन सा ब्रांच अवेलेबल है। पटना इसलिए और मुजफ्फरपुर के बारे में ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि दरभंगा में भी पॉलिटेक्निक गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ से भी होता है, पर वहाँ के बारे में उतना जानकारी नहीं। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे वहाँ की भी जानकारी बताएंगे। समस्तीपुर में भी कॉलेज। तो बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों को, बच्चे के साथ हम विष्णुदेव जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये यहाँ पे उपस्थित हुए और आप लोगों को ये सही जानकारी दिए। क्योंकि एग्जामिनेशन के बाद जब रिजल्ट आने का इंतजार होता है और रिजल्ट आने के बाद जब रैंक आता है तो आप लोग कॉलेज ढूंढना शुरू कर देते हैं और उसके बाद ब्रांच सोच समझ करके लीजिएगा। जैसे कि विष्णुदेव यहाँ पे बताएं, उसी तरह आप लोग अपने हिसाब से ब्रांच लेकर के और अपने एडमिशन लीजिएगा। तो आपका रैंक अगर 3000 से मतलब कम है 3000 से नीचे है तो आपका नामांकन हो जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे। तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। और अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। और किसी भी तरह की समस्या के लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।